फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफिशियल चैनल ऑफ जामिया कोचिंग सेंटर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये क्लास 10th के केमिस्ट्री पोर्शन का एक चैप्टर है जो कि 11th एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पीरियोडिक का मतलब क्या होगा? पीरियोडिक मतलब होता है कोई भी चीज़ मतलब किसी खास इंटरवल के बाद रिपीट करे तो उसको पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है। खास इंटरवल के बाद पीरियोडिक हो गया। फिर क्लासिफिकेशन किसको कहेंगे? किसी भी चीज़ को उसके सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस के बेसिस पे कैटेगराइज करने को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स वो होते हैं जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स क्या हैं? प्योर सब्सटेंसेस हैं। ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते स्मॉल पीसेस में, मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक नहीं हो सकते, कांट बी ब्रोकन डाउन, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर? ये सेम मतलब जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के अंदर वो सिमिलर होंगे। सिमिलर एटम से बनके एलिमेंट्स बनते हैं। मतलब एटम्स क्या होंगे? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा वो सिमिलर एटम्स होंगे। इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, हाइड्रोजन को ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। इसी के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं। कंपाउंड्स किसको कहेंगे? जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल के बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा मैटर अराउंड अर्थ में ये चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ मतलब जो टॉपिक है वो क्लासीफाई करना है। जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स उस वक्त पाए जाते थे, उनको कैसे क्लासीफाई किया गया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इन 1800 मतलब 1800 के करीब में कितने एलिमेंट्स मौजूद थे? मतलब कितने एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे? वो 30 एलिमेंट्स ओनली। और फिलहाल कितने हैं? नाउ 114 आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन 118 डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है, रिसेंट। ओके। तो जैसे जैसे ये एलिमेंट्स मिलते गए, मतलब जैसे 30 थे, फिर आज के ज़माने में 114, 118 हो गए, तो इनके क्लास जो प्रॉपर्टीज़ होती थी उनको पढ़ने की कोशिश की गई, साइंटिस्ट ने स्टडी करने की कोशिश की। फिर उनको प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको एक कैटेगरी में, मतलब किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने की कोशिश की गई। इसी का प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। और किस चीज़ का हो रहा है? एलिमेंट्स का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो अर्ली मतलब शुरू में क्या क्या क्लासिफाई करने की कोशिश की गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम लोग नए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी पढ़ेंगे, मेंडलीव्स इसमें। तो अर्ली वाले में कौन कौन से आते हैं? अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें किस बेसिस पे किया जाएगा? किसी जो सिमिलरिटीज होंगी उसी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, समझिए, वो कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, तो देखते हैं कि जो साबुन है, मतलब मान लीजिए कोई सोप है, तो एक खास रैक में ही रखा रहता है, वहाँ डिफरेंट तरह के सोप्स होती हैं। और उसी तरह कोई बिस्किट है तो वहाँ बिस्किट ही रखे रहेंगे, कहीं कपड़े का सेक्शन है तो उधर कपड़े ही रखे रहेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि कपड़े वाले सेक्शन में बिस्किट रखा हो, ऐसा नहीं मिलता आपको। तो वहाँ भी क्लासिफिकेशन किया गया है, कैटेगरी किया गया है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए, इजी मतलब ईजिली वो अवेलेबल हो, उसके लिए किया जाता है क्लासीफाई, पढ़ने में आसानी हो, इसलिए एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो सिंपल उसके प्रॉपर्टीज पे हुआ, और वो डिवाइड किया पूरे जो एलिमेंट्स हैं उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो मेटल्स क्या होते हैं? ये पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं या फॉर्म करते हैं, जिनको क्या कहते हैं? कैटायंस कहते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, शाइनी होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, कंडक्टर अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी, हीट के भी, ठीक है।
और इनका एग्जाम्पल हम क्या क्या दे सकते हैं, जैसे आयरन हो गया हमारा, सिल्वर है, गोल्ड है, अल्युमिनियम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे नॉन मेटल्स क्या होंगे, जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, ना तो वो मेलेबल भी नहीं होगा, डक्टाइल भी नहीं होगा, वो ब्रिटल होगा। ब्रिटल नेचर मतलब उस पर अगर हथौड़े से मारा जाए तो वो टूट जाए, रेजा रेजा हो जाए, बिखर जाए। पुअर थर्मल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। और जो बाकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर मौजूद नहीं होंगी। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसी तरह से ढेर सारे हमारे नॉन मेटल्स। हम पढ़ रहे हैं अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें हमने पढ़ लिया जो सिंपल वाला क्लासिफिकेशन था मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे। फिर उसके बाद डोवर्नियर्स का ट्रायड का एक क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने। उनको ट्रायड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके जो क्लासिफिकेशन था वो 3 एलिमेंट्स के लिए था, मतलब जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, इसलिए उनको ट्रायड्स कहते हैं, यानी कि 3, ठीक है। तो इन्होंने कब दिया था ये, 1817 में। और ये कौन से कहाँ के साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट है ये। किस बेसिस पे दिया होगा, जाहिर सी बात है सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दिया होगा। और इन्होंने जो प्रॉपर्टीज लिया था वो क्या था, एटॉमिक मासेस का प्रॉपर्टीज लिया था। क्लासिफाई के एटॉमिक मास किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इन्होंने क्लासिफाई कैसे किया था वो जान ले। इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, इनका जो प्रॉपर्टी था एटॉमिक मासेस था, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्लासिफाई करने की इन्होंने कोशिश की थी, ठीक है। और कहाँ तक क्लासिफाई कर पाए थे, ये सिर्फ 3 ट्रायड ही खोज पाए थे, ठीक है। और उनका मतलब एक और जो पोस्टुलेट या हाइपोथेसिस था वो ये था, मतलब जो उनका कहना था कि जो जैसे कि लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम, ये एक ट्रायड है, तो जो इसका मास होगा एटॉमिक मास होगा और इसका एटॉमिक मास होगा, तो दोनों के एवरेज के एटॉमिक मास के वो होगा, सोडियम का एटॉमिक मास होगा। जैसे लिथियम का कितना होता है एटॉमिक मास 6.9, पोटेशियम में कितना होता है 39.0, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 45.9 या फिर अप्रोक्सीमेटली 46 कह लीजिए। और सोडियम का कितना एटॉमिक मास होता है 23 होता है 0.0 का, तो ये उसका हाफ यानी कि एवरेज है। तो इन्होंने अपने ट्रायड में यही बताया था, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से उन्होंने दिए हैं ट्रायड के, एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला था कि इसका 6.9 to 23 और 39.39 हो गया, तो ये जो इसका एटॉमिक मास है इन दोनों का एवरेज है, ठीक है। उसी तरह एक और जो एग्जांपल्स हैं इनके, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का था। उसी तरह आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके भी आप करके एटॉमिक मासेस देख सकते हैं, एवरेज ही आएगा इनका। लेकिन इनकी ड्रॉबैक ये थी कि बस वो 3 ट्रायड ही खोज पाए थे, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन इनसे एक फ़ायदा हुआ, मतलब ये क्लासिफिकेशन करने के मतलब प्रमोट किया, बाकी साइंटिस्ट को भी इस पर रिसर्च करने के लिए प्रमोट किया, तो बाकी साइंटिस्ट भी इसके पीछे लग गए। तब फिर इसमें बात करते हैं आगे। तो सारे कोशिश कर रहे थे, तो उसमें जो फिर दूसरा नाम आता है वो हमारे न्यूलैंड्स थे, जॉन न्यूलैंड्स। उन्हें कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि वो 8-8 करके क्लासिफाई किए थे, इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। तो इन्होंने कब दिया था 1865 या फिर 66 कह लीजिए, बुक में आपके 66 है, 65 भी आता है कहीं कहीं। क्या नाम था उनका पूरा, जॉन न्यूलैंड्स। ये ब्रिटिश के थे, इंग्लैंड के थे। तो इंस्पायर थे ये डोवर्नियर से, तो इन्होंने भी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे नॉन एलिमेंट्स, उस टाइम में जितने नॉन एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उस वक्त टोटल एलिमेंट्स जो नॉन थे वो कितने थे, 56 एलिमेंट्स। उसमें पहला सबसे जो लोवेस्ट वाला था वो हाइड्रोजन था, लोवेस्ट एटॉमिक मास वाला, और जो सबसे हाईएस्ट वाला था वो थोरियम था। ये 56 एलिमेंट था, ठीक है। तो उन्होंने क्लासिफाई करना शुरू किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर पे। सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा,
फिर उसी तरह ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने पूरा एक टेबल बनाया। तो वो टेबल हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने मतलब किसी से सिमिलरिटी दिखाने के लिए उन्होंने म्यूजिक नोट्स का इस्तेमाल किया। म्यूजिक नोट्स कौन कौन सी होती हैं? हमारे यहाँ जो गाना गाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब जो 8th होता है नोट वो पहले का फिर से आके मिल जाता है। उसी तरह उन्होंने जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था, जो 8th एलिमेंट होता था वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती थी वो पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर होती थी, इसलिए उन्होंने किससे मतलब कंपेयर किया? म्यूजिक नोट से। सा रे गा मा पा धा नी, फिर क्या आता है? सा, यानी कि 8th। फिर वो यही था उनका न्यूलैंड्स का ऑक्टेव का टेबल। ठीक है, तो ये 8 है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वां यहाँ आ गया। उसी तरह जैसे ये लिथियम है, तो जो सोडियम था उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रहे थे? लिथियम से, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर यहाँ 7वां, फिर 8वां, मतलब 8वें का प्रॉपर्टीज किससे मैच करेगा? पहले वाले से। तो इसी तरह उन्होंने इस टेबल को डिजाइन किया और इसका नाम क्या रखा? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, उसी तरह ये बेरियम और मैग्नीशियम का एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जो मैग्नीशियम के कलर ये होंगे प्रॉपर्टीज वो बेरियम से मैच करते होंगे। उसी तरह इनका जो ऑक्टेव्स का रूल था उसके मतलब क्लासिफाई तो अच्छा किया इन्होंने, लेकिन फिर उसमें ड्रॉबैक्स भी थी। क्या क्या ड्रॉबैक्स थी? आप एक बार इस टेबल को पूरे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रोंसियम, सेरियम, लैंथेनम और जिरकोनियम। ये उनका एक पूरा टेबल है। ठीक है, अब इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे वो जान लेते हैं हम लोग। ये जो इनका क्लासिफिकेशन था, मतलब जो ऑक्टेव्स का रूल था, ये यहीं तक फॉलो हो रहा था, कैल्शियम तक ही, यानी कि लाइटर एलिमेंट्स तक ही ये फॉलो होगा। उसके बाद ये डिस्टर्ब हो जाते हैं एटॉमिक मास से। फिर उसके बाद इनको क्लासिफाई करने के लिए जो दूसरा मतलब कहाँ तक है? एप्लीकेबल अप टू, कहाँ तक है? एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ठीक है, यानी कि लाइटर एलिमेंट्स। और दूसरा क्या था कि वो सोचते थे, क्या सोचते थे वो, कि जो 56 एलिमेंट्स हैं, 56 एलिमेंट्स उस वक्त थी, बस उतने ही एलिमेंट्स अर्थ पे मौजूद है, इसके बाद कोई एलिमेंट्स नहीं पाया जाएगा और यही फ्यूचर में कोई पाया भी नहीं जाएगा और इतने ही है, बस यही मानते थे। लेकिन फिर बाद में और एलिमेंट्स मिले, आज की तो तादाद 118 हो गई है, तो ये इनका अजम्पशन भी गलत हो गया। ठीक है, फिर जो बाद में पाए गए एलिमेंट्स उनको वो इसके न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल में फिट भी नहीं करते थे। न्यूलैंड ने अपने टेबल को थोड़ा सा सक्सेसफुल बनाने के लिए थोड़ी बहुत चालाकियां भी की थी, जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप, ये कॉपर और निकल को मतलब 2 एलिमेंट्स को एक ही ब्लॉक में रख दिया। उसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने 2 एलिमेंट्स को एक ही ब्लॉक में रखा है। और जो नन मतलब एक जो ड्रॉबैक कह सकते हैं या फिर मतलब जो भी कह लीजिए ड्रॉबैक ही हुआ कि जो मेटेलिक मतलब ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं, कॉपर, निकल, ये मेटल्स हैं और ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं, उनके साथ इनको रख दिया। जो कि आयरन है, आयरन आपको दिख रहा है, ये और कोबाल्ट, निकल, ये सब आपस में काफ़ी सिमिलर होते हैं, तो इनका बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए ये ऑक्टेव रूल फेल हो गया। ठीक है, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल हुआ आगे चल के मेंडलीव को अपने डिज़ाइन करने में, पीरियोडिक टेबल को या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करने में। इस तरह का एक टेबुलर फॉर्म आ गया उनके सामने कि टेबुलर फॉर्म में सजाना है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा उनके लिए। तो ये तो बात हो गई अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम यहीं तक बात करेंगे। ठीक है, और बाकी हम कल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में मेंडलीव्स का पढ़ेंगे, फिर न्यू पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन, मतलब जो एलिमेंट्स हमारे नोन है उनका क्लासिफिकेशन ऐसे किया गया था, मतलब ये पुराने जमाने की बात है। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।